बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करेंगे, थोड़ा बहुत हम बात करेंगे इमरान खान के इंटरव्यू के हवाले से जो इमरान खान ने इमरान रियाज खान को दिया है। उसके अलावा हम बात करेंगे जो आज आर्मी चीफ का विजिट है ISI हेडक्वार्टर के अंदर, वहाँ पर क्या होने वाला है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें आने वाली है वहाँ से, वो भी देखेंगे हम। वहाँ पर आर्मी चीफ की ISI के साथ कैसी मुलाकात होती है। और इसकी एंड में मैंने एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है इंडिया के हवाले से और नवाज शरीफ के हवाले से। सो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है बेस्ड ऑन वेरी रिलायबल सोर्सेज। और पाकिस्तान में आने वाले दिनों के अंदर क्या होने वाला है, ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं जी इमरान खान का और इमरान रियाज खान का इंटरव्यू। मुझे हंसी आ रही थी, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मुझे शक पड़ता था कि इमरान खान इतना मासूम है, इतना मासूम है कि वो घर में रोटी को चोची बोलता है, तो उसे कभी भी पता नहीं चलता कि कौन उसे कैसे धोखा दे रहा है। लेकिन इमरान खान को ये पता होता है कि जहांगीर तरीन उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए सारी की सारी शुगर इंक्वायरी सिर्फ जहांगीर तरीन के ऊपर बैठाता है, अलीम खान को साइडलाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन कभी भी जहांगीर तरीन के अलावा आसिफ जरदारी के ऊपर शुगर इंक्वायरी नहीं बिठाता। सो इसे ये पता चलता है कि इमरान खान बड़ा मासूम है। इमरान खान को तब भी नहीं पता चलता कि जनरल बाजवा एक गद्दार है जब नवाज शरीफ को इस मुल्क से निकाला जाता है। इमरान खान को तब भी नहीं पता चलता। इमरान खान को तब भी नहीं पता चलता जब जनरल बाजवा इमरान खान को ब्लैकमेल करता है कि असद उमर को हटा दो, असद उमर अगर फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा तो हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर देंगे। इमरान खान तब भी खामोश रहता है। एक्चुअली में जो बुनियादी मसला है ना, वो इमरान खान हमारी इंटेलिजेंस को इंसल्ट कर रहा है। वो ये समझ रहा है कि हम उसके कारकुन हैं तो हम सब कुछ उसकी बातें मान लेंगे। ये जो शहबाज शरीफ एंड टोला वो भी यही समझ रहा है, ये फौजियों का टोला भी अपने लोगों को यही समझ रहा है कि जो बातें ये थ्रो करते जाएंगे हम मानते जाएंगे। हम तो बेवकूफ बैठे हैं ना, हम तो उल्लू के पट्टे बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमें क्या अकल है इन तमाम तर चीजों को समझने की। यार खुदा का कोई खौफ करे। हमें पता था जब नवाज शरीफ पाकिस्तान से निकल कर गया था और ये सारे के सारे रिपोर्ट आ रही थी तो हमें पता चल गया था कि आर्मी किस तरफ खड़ी है। हमें एग्जैक्टली पता था कि ये ड्रामा करके गया है पाकिस्तान के अंदर से। ये तो सब कुछ हमें वैसे ही पता था। चले इसे छोड़े, उसके बाद जो ख्वाजा आसिफ ने स्पीच की थी पार्लियामेंट के अंदर के इनको पता ही नहीं है इनके साथ क्या हुआ है। वो जो डंके की चोट के ऊपर जो ख्वाजा आसिफ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था तो हमें पता नहीं लग गया था कि ये किसके बलबूते के ऊपर कह रहा है। ख्वाजा आसिफ में कब से गैरत आ गई कि इतनी जोर से बोलना शुरू करे। उसको तो आर्मी चीफ ने चाबी दी हुई थी। सो तब तक इमरान खान को एहसास नहीं होता कि ये आर्मी चीफ क्या कर रहा है। चले उसे भी जहन्नुम में फेंके। मैंने तो 3 से 4 वीडियोस अपने पिछले चैनल के ऊपर की थी कि ये शहबाज शरीफ को ला रहे हैं, तब भी इमरान खान को शक था कि ऐसा नहीं हो सकता। चलो छोड़ो उसको, जब DGISI के ऊपर मामला हुआ था तब भी इमरान खान को एहसास नहीं हुआ कि ये किसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है जनरल बाजवा। उसे भी जहन्नुम में डालो। उसके बाद जब नो कॉन्फिडेंस रजिस्टर हो गया तब इमरान खान को क्यों नहीं एहसास हुआ कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसे भी छोड़ो, उसी टाइम के ऊपर इमरान खान इसे सेक कर सकता था, कैबिनेट बुला के इसको डिसमिस कर सकता था सर्विस से। कौन सा कानून रोक लेता, कौन सी अदालतें रोक लेती। अगर अदालतें रोक भी लेती, चलो अदालतें रोक भी लेती तो अदालतें भी एक्सपोज हो जाती ना, ये हो जाता ना, अदालतें भी एक्सपोज हो जाती। लेकिन नहीं हुआ। ये आपने इसीलिए नहीं किया क्योंकि आप पहले दिन से डर रहे थे, इसे आखिरी दिन तक डर रहे थे। आपकी पॉलिसी क्लियर नहीं थी, आप समझ भी रहे थे लेकिन आप डर रहे थे। ये वो हकीकत है जिसकी वजह से आपने कभी भी इसके खिलाफ एक्शन वगैरह नहीं लिया, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाए कि इनके खिलाफ किस तरह की पॉलिसी अपनाई जाए। आपको बड़ा अच्छे तरीके से पता है कि नवाज शरीफ को कैसे रगड़ा लगाना है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि जहांगीर तरीन को कैसे रगड़ा लगाना है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि आसिफ जरदारी को कैसे रगड़ा लगाना है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि अलीम खान को कैसे रगड़ा लगाना है। जो चीज आपको नहीं पता और जिससे आप डरते हैं वो ये है कि आर्मी को कैसे रगड़ा लगाना है। और इसी वजह से आपने अपनी पूरी की पूरी हुकूमत कॉम्प्रोमाइज करवा दी। अगर आप पहले दिन से ही जनरल बाजवा को खुड्डे लाइन लगा देते तब आप ये सब कुछ हासिल कर सकते थे, तब आप बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। लेकिन आप जनरल बाजवा के सामने दब गए। इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि नवाज शरीफ को देखे, जनरल बाजवा की ऐसी की तैसी कर दी। जनरल बाजवा ने आंखें दिखाई नवाज शरीफ को तो नवाज शरीफ ने एक ही दम में पूरी की पूरी उसकी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स पब्लिश करवा दी और पूरे कौम को बता दिया कि ये इतना बड़ा चोर है। और बाय द वे ये सारी की सारी रिपोर्टें तो आप ही के दौर में बनी है इमरान खान साहब, आप ही के दौर के अंदर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुए FBR के अंदर। तब आपको एहसास नहीं हुआ। आपका ये जो गेंडा बैठा हुआ था एसिड रिकवरी यूनिट के अंदर, शाहजेब खान था, पता नहीं क्या नाम था उसका, शहजाद अकबर, हाँ शहजाद अकबर जो बैठा हुआ था, उसे पता नहीं चला, उस गेंडे को नहीं पता चला कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन इसको जहांगीर तरीन और अलीम खान की सारी रिपोर्टें पता थी, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उनको दबाना आसान है, उनको लात मारना आसान है। ये बड़ी मछलियां हैं, इनके ऊपर केस करना मुश्किल है। अगर आपका यही एटीट्यूड है ना मम्मी डैडी वाला, तो मेहरबानी करके सियासत से रिजाइन कीजिए, जान छोड़िए हमारी। ये एटीट्यूड नहीं चलने वाला जिस तरह से आप हमारी इंटेलिजेंस की इंसल्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी हिम्मत कीजिए और फौजियों को गिरबान से पकड़ने की भी कोशिश कीजिए, जिस तरह से अलीम खान और जहांगीर तरीन को पकड़ने की कोशिश की थी। सो थोड़ा सा फौजियों को भी पकड़ने की कोशिश कीजिए। अवाम आपके साथ है, आप किधर नहीं जाते।
जाएंगे और ये फौजी भी दुम दबाकर भाग जाएंगे जिस दिन इसको कोई टक्कर के लोग मिल गए। हमारी तरफ से तो टक्कर के लोग मिले थे ना, तो इनको लग पता गया था, लेकिन हमारी लीडरशिप ही पीछे भागने के चक्कर में तो अब फौज क्या करेगी जब सिपह सालार ही भाग गया पीछे। बहरहाल अब आते हैं, थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आर्मी चीफ की विजिट है आईएसआई के अंदर। अब आईएसआई के अंदर क्या चीजें डिस्कस होगी, आप यूं समझ लीजिए जीएचक्यू और आईएसआई को मिला के और जुडिशरी को मिला के आपकी स्टेब्लिशमेंट वगैरह बन जाती है। अब यहाँ पर आर्मी चीफ को बहुत ज्यादा ब्रीफिंग्स वगैरह दी जाएंगी। अब कौन देगा ब्रीफिंग, कैसी देगा, ये डिपेंड करता है कि आईएसआई को हेड कौन कर रहा है। अब इन ब्रीफिंग्स को बिल्कुल मैनिपुलेट भी किया जा सकता है आर्मी चीफ को, ऐसी रिपोर्टें पेश की जा सकती है आर्मी चीफ के सामने जिससे आर्मी चीफ को लगे कि ये ऐसे नहीं था वैसे नहीं था। कोशिश तो की जाएगी कि आर्मी चीफ का ओपिनियन शेप किया जा सके पीटीआई के हवाले से कि पीटीआई एंटी पाकिस्तान है, ये है वो है, तो पीटीआई के साथ लीनियंसी वगैरह नहीं रखनी चाहिए। और ये पर्सनली आर्मी चीफ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आर्मी चीफ क्या करना चाहता है। और ये फ्रेंकली बता दूं कि आर्मी चीफ भी रोटी को चोची नहीं कहता, बच्चा नहीं है, उसको सब पता है कि कौन फेक रिपोर्ट मुझे फीड कर रहा है, कौन मुझे रियल रिपोर्ट फीड कर रहा है। आर्मी चीफ बच्चा नहीं होता। तो ये जो ड्रामा करते हैं ना ये बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग, मुझे तो बड़ी रॉन्ग रिपोर्ट दी गई थी, मुझे तो मिसगाइड किया गया था, ये सारा ड्रामा है, ये सब के सब ड्रामेबाजी है, ये सारी की सारी ड्रामेबाजी करते हैं मीडिया के ऊपर। एक्चुअली में बच्चे नहीं है, इन सबको पता होता है कि क्या हो रहा है, किसके कहने के ऊपर हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन ये बाद में जाकर जब रिटायर हो जाते हैं तब रोना धोना कर देते हैं अपनी फेस सेविंग के लिए। सो आर्मी चीफ को बहुत ज्यादा रिपोर्टें वगैरह दी जाएंगी। अब वहां पर यह डिसाइड होना है कि आर्मी चीफ की क्या पॉलिसी है। अगर आर्मी चीफ की पॉलिसी सिंपल सी बात है, पाकिस्तान आर्मी को न्यूट्रल करना है, तो बड़ी बेइज्जती होने वाली है मेजर जनरल फैसल नसीर की। और मेजर जनरल फैसल नसीर ने जो भी प्रेजेंटेशन तैयार की होंगी, डायरेक्टर जनरल आईएसआई नदीम अंजुम ने जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार की होगी, अगर उनकी प्रेजेंटेशन के अंदर वो बातें होंगी जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगी और आर्मी चीफ का मिजाज नहीं मिल रहा होगा उन बातों से, तो आर्मी चीफ ने बड़ी इंसल्ट करनी है यहाँ पर, लोगों की बहुत बड़ी इंसल्ट होनी है। सो यहाँ पर जो कुछ भी होगा मैं आने वाले व्लॉग में बता दूंगा आपको कि यहाँ पर क्या एग्जैक्टली हुआ है और किसकी कौन सी क्लास लगी है। मुझे जो पहले से पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की क्लास लगने वाली है, बहुत ज्यादा लोगों की इंसल्ट होने वाली है और ठीक ठाक इंसल्ट होने वाली है। अब ये वो मीटिंग है जो तय करेगी कि नवाज शरीफ की पॉलिसी क्या होगी आर्मी चीफ के हवाले से। यहाँ पर जो कुछ भी डिसाइड होगा वो सारा कुछ नवाज शरीफ को बता देगा मेजर जनरल फैसल नासिर। और जब मेजर जनरल फैसल नासिर नवाज शरीफ को बता देगा और बता देगा कि आर्मी चीफ ने हमें कौन से इंस्ट्रक्शन दिए, आर्मी चीफ का मिजाज क्या है, आर्मी चीफ किस तरफ जाना चाहते हैं, तब नवाज शरीफ डिसाइड करेगा कि हमने पाकिस्तान को साथ क्या करना है क्या नहीं करना। और मुझे जो लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल अनबायस्ड सी पॉलिसी लेकर चलेगा आर्मी चीफ और किसी के ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह करने की इजाजत नहीं देगा। यहाँ पर सारी की सारी आईएसआई को फोकस करवाने की कोशिश करेगा इंडिया के ऊपर। सो ये वो चीजें हैं, जैसे ही नवाज शरीफ के पास पहुंचेंगी, सो नवाज शरीफ भी जो यूरोप के अंदर बैठा हुआ है उसने भी बड़ी चालें सोची हुई है कि पाकिस्तान के साथ करना क्या है। अब मैं आता हूँ जो मेरे वीडियो का लास्ट सेगमेंट है, जो है नवाज शरीफ की प्लानिंग। जो मैंने कहा था कि मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि वहां पर नवाज शरीफ क्या प्लान करके बैठा हुआ है। नवाज शरीफ का एग्जैक्ट प्लान तो यह है कि वो पाकिस्तान आ जाए और आईएसआई उसकी मदद करे, इमरान खान को जेल भी हो जाए। अब आईएसआई हो सकता है आर्मी चीफ के आने के बाद मदद ना करे, या हो सकता है आईएसआई भी मदद करे। अल्टीमेटली इन्होंने जुडिशरी को इन्वॉल्व करना है इमरान खान को लताड़ने के लिए, और जुडिशरी के अंदर भी बड़े कॉम्प्रोमाइज जजेस आ चुके हैं, उन सबका प्रमोशंस वगैरह हो चुके हैं जो इमरान खान को लताड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मसला भी हो सकता है, अगर जुडिशरी फेल हो जाती है इमरान खान को लताड़ने के लिए, तो यहाँ पर नवाज शरीफ ने जो प्लानिंग की हुई है, मैंने पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ की इंडियन लॉबी के साथ, यानी इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ या इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ही कह लीजिए, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है। इतने अच्छे ताल्लुकात है कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के ऊपर जंग का माहौल भी पैदा कर सकती है, जो माहौल नवाज शरीफ को फेवर करे। अब अगर इमरान खान पंजाब असेंबली और केपी असेंबली तोड़ देता है, तो नवाज शरीफ कोशिश करेगा कि आईएसआई इस तमाम तर मामले को रुकवा दे और सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी इस मामले को रोक दे। अगर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट चाहती है इस मामले को रोकने के लिए, तो फिर वो लाहौर कोर्ट हो गई या छोटी कोर्टें हो गई, वहां से एक उल्टे सीधे फैसले दिलवाकर इन मामलात को रुकवा देंगे और फिर कहेंगे कि जब तक हमारे तक मामला आए तब तक 3-4 महीने गुजर जाएंगे और अक्टूबर की डेट भी आ चुकी होगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रिलीफ वगैरह नहीं देती नवाज शरीफ को, तो ये एक काम कर सकता है नवाज शरीफ, जो कि मुझे लगता है जो कि करने वाला है, वो पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान का हमला करवा दे, पाकिस्तान के इर्द गिर्द जंग का माहौल पैदा कर दे और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा ले। जिसके बाद ये होगा कि कहेगा कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, इलेक्शन नहीं हो सकते, इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है, हम इमरजेंसी नाफिज कर देते हैं और फिर जब माहौल ठीक हो जाएगा तब हम दोबारा इलेक्शन वगैरह करवा लेंगे। अगर जो नवाज शरीफ ने इमरजेंसी लगाई तो मैं गारंटी करता हूं ये आइन तोड़ दिया नवाज शरीफ ने, ये आर्टिकल 6 लग जाएगा नवाज शरीफ के ऊपर, और जो कोई भी इस इमरजेंसी में मदद करने की कोशिश करेगा नवाज शरीफ की, उन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लग जाएगा। मैं बड़ा ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, ये इंडिया के साथ मिलकर कुछ ना कुछ जंग के माहौल आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के ऊपर पैदा करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी लगाएंगे, जिसकी वजह से आपके केपी के या पंजाब के इलेक्शन बहुत आगे
चले जाएंगे। सो ये वो सोच के बैठा हुआ है नवाज शरीफ, जो वारदात इसने डाली है। इसने बड़ी बार इंडिया का इस्तेमाल किया है अपनी पॉलिटिकल रेप्यूटेशन को साल्वेज करने के लिए। सो इंडियंस भी इसके ऊपर बड़ा खुलकर ट्रस्ट करते हैं, बड़ा ही इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। सो ये इंडियन को इस तरह से इस्तेमाल करने वाला है, ये तमाम तरह इलेक्शन से जान छुड़ाने के लिए। और इनकी कोशिश होगी कि 2 साल के लिए इमरजेंसी लगी रहे पाकिस्तान के ऊपर, जैसे इंदिरा गांधी ने लगा दी थी इंडिया के अंदर। 2 साल तक इलेक्शन वगैरह नहीं करवाए थे, बल्कि इमरजेंसी लगाकर इलेक्शन को टालती रही थी। 2 साल लिटिगेशन चली थी, बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी जो इमरजेंसी का कानून था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था और इंदिरा गांधी को फोर्स किया था कि इलेक्शन करवाओ। सो इनके भी इरादे कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी लगाई जाए, इमरजेंसी लगाने के लिए माहौल पैदा किया जाए, माहौल पैदा करने के लिए इंडिया की मदद ली जाए, उसके बाद जाकर पाकिस्तान के इलेक्शन को 2 साल के लिए टाला जाए। अब ये कामयाब तो नहीं होंगे, क्योंकि कान से पकड़कर इनको इलेक्शन की तरफ धकेला जाएगा। अगर इन लोगों ने कोशिश की इमरजेंसी लगाने की तो इन्होंने आईने पाकिस्तान तोड़ दिया। अगर इन्होंने कोशिश की इलेक्शन को पोस्टपोन करने की तो आईने पाकिस्तान तोड़ दिया। जब आईने पाकिस्तान टूट गया तो इनकी ऐसी की तैसी, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा तो फिर इनकी कौन सी इज्जत होगी, फिर इस फौज की कौन सी इज्जत होगी, फिर इस अदलिया की कौन सी इज्जत होगी। इन सब के पीछे तो आईने पाकिस्तान खड़ा रहता है, वरना ये लोग कौन होते हैं इस मुल्क को चलाने वाले। सो ये वो चीजें हैं जो नवाज शरीफ प्लान कर रहा है, और मुझे 100% यकीन है कि ये यही चीजें एग्जीक्यूट भी करेगा, क्योंकि इसको डर ही नहीं है। और फिर ये मीडिया के ऊपर देखिएगा ना, जो अब रियल टाइम में आइन टूट रहा होगा, तब आपकी सुप्रीम कोर्ट खामोश रही होगी, आपके मीडिया के तमाम तर जजेस वगैरह सबके सब खामोश रहेंगे। आपके मीडिया के अंदर वो जो वकील आते हैं ना, सलमान अकरम राजा, जो बताता है कि ये कानून की शिक्के, ये सही है, ये गलत है, वो भी खामोश रहेगा। और वो भी कहेगा कि ये देखे जी, जमहूरी हक है, आइन में लिखा हुआ है, ये सारी की सारी चीजें हमें ठूसने की कोशिश करें। इन सब के सब निकम्मों को अच्छी तरह से जानता हूं मैं। सो ये वो चीजें जो आपके जहनों में ठूसने की कोशिश करेंगे कि देखे जी, आइन में लिखा हुआ है इमरजेंसी, कोई आईनी काम नहीं है, कोई जमहूरी काम नहीं है, ये सिर्फ भागने का रास्ता है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।